तो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अनकॉम्प्लिकेट। दिस इज गीता। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक में ज्योग्राफी। इससे पहले हम क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक जो है पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। इसे आप सोशल साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर पूरी वीडियो जो है सीक्वेंस में देख सकते हैं। बहुत लोगों को प्लेलिस्ट कैसे मतलब प्लेलिस्ट के बारे में पता होगा कि कैसे जाते हैं वहाँ पर, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो जिनको भी प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है वो बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में जो है इसी वीडियो के नीचे जो कमेंट लिखा हुआ है वहाँ पे जो है आप मुझसे अपनी क्वेरी कर सकते हैं, अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं। तो अगर आपको प्लेलिस्ट में कैसे जाना है, कैसे ढूंढना है वो नहीं पता चल रहा है तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पूरी हेल्प करूँगी कि आपको वीडियो मिले और आप पूरे सीक्वेंस में अपने नोट्स प्रिपेयर करें। और अगर वीडियो से आपको लग रही है कि हेल्प मिल रही है, वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोगों को जो है हेल्प मिल सके। आपका एक लाइक जो है हमारे लिए मोटिवेशन होता है और इसी की वजह से हम जो है और जल्दी से जल्दी पूरे कंटेंट की वीडियो जो है लाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। तो प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। और आज से जो है ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आप इससे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखें और फीडबैक ज़रूर दें। क्लास आज से स्टार्ट हो रही है, तो अगर जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि अल्टरनेट डे में जो है ये आपकी ज्योग्राफी की वीडियोस डेली आएंगे। अल्टरनेट एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद, मतलब एक दिन के बाद जो है आपकी वीडियो जो है ये आती रहेंगी। तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको जो है इसकी अपडेट मिल सके, तभी आप जो है अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सौर मंडल में पृथ्वी, देखिए ये जो है पूरी एनसीईआरटी की बुक आपके सामने। वैसे मैंने पूरे क्लास 6 की जो हिस्ट्री है पूरा हैंड रिटन नोट्स दिया है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें डालना था और बहुत सारे चीज़ें इसके अंदर क्या है, इस ज्योग्राफी में इसमें कुछ भी आपका छोड़ने लायक नहीं है। तो इसके अंदर जो है आपका जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने सब हाईलाइट किया है, आप सिर्फ उसी को पढ़ें। बाकी जो चीज़ें हैं जो हाईलाइटेड नहीं है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बताऊंगी, तो आप फालतू में इधर से उधर नहीं अपना टाइम वेस्ट ना करें और यहाँ से ऐसे जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं उसको समझते हुए पढ़ सकते हैं। बाकी किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या है वो सब हम प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ में मैं बताऊंगी कि क्वेश्चंस कौन कौन से आए हैं। तो आप बस लास्ट तक वीडियो देखिएगा, अंत तक मतलब बने रहिए और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, कहीं से भी कीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे सौर मंडल के बारे में बताया गया। सौर मंडल में पृथ्वी, सौर मंडल के कई 8 ग्रह हैं, तो हम सबके बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसमें पृथ्वी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये भी देखेंगे कौन कौन से ग्रह हैं, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, मतलब ये सब क्या होते हैं, नक्षत्र मंडल। तो ये सब चीज़ें जो है हम देखेंगे कि आकाशगंगा या ब्रह्मांड किस तरह से इनकी उत्पत्ति हुई, सब चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो अंत तक देखिएगा वीडियो और ध्यान से पढ़िएगा। तो सबसे पहले जो है सौर मंडल, समझ जाइए कि जो बिग बैंग थ्योरी है, मतलब जो बिग बैंग का सिद्धांत है, ये किसने दिया था? जॉर्ज ने। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार जो हमारा ब्रह्मांड है, हमारा जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है वो जो है 15 अरब साल पहले हुई थी। ये लिख लीजिए आप, ये कहीं नहीं इसमें लिखा हुआ है, ये आपका जीएस टाइप का क्वेश्चन है, मतलब कि पूछा जा सकता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई। तो 15 अरब साल पहले हुई थी और इसी सिद्धांत के अनुसार, मतलब बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जो है कहा जाता है कि हमारे जो सौर मंडल का, जो हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति हुई है वो 4.6 अरब साल पहले जो है ये सौर मंडल बना है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं हम, जो इसमें मोटी मोटी चीज़ें हैं। सबसे पहले पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पूर्णिमा क्या होता है। देखिए, पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात जो होती है क्या कहलाती है? पूर्णिमा। मतलब इस दिन पूरा चंद्रमा दिखाई देता है और महीने में केवल एक बार। और उस 15 दिन के बाद जो है फिर एक दिन जो है एक नई रात्रि होती है जिसमें पूरा अंधेरा होता है, तो वो अमावस्या का दिन होता है। ऐसी रात में जो अमावस्या का दिन होता है इसमें आसमान जो है हमें साफ नहीं दिखाई देता। कोई भी चीज़ों का हम अच्छी तरह से अवलोकन जो है, मतलब कि हमें साफ दिखाई नहीं देता और आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से जो है कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं खगोलीय पिंड। ये क्वेश्चन पूछा गया है, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो सूर्य, चंद्रमा सहित वो सभी वस्तुएं जो आसमान में चमकती हैं, जो भी आसमान में चमकती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड। और कुछ खगोलीय पिंड जो हैं वो बड़े आकार वाले होते हैं, गर्म होते हैं, जैसे कि सूर्य। ठीक है, सूर्य भी एक खगोलीय पिंड है, ये जो कि बहुत बड़ा है और गर्म बहुत होता है और ये गैसों से बना होता है। इनके पास जो है अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। मतलब कि
आपका ऑप्शन दे सकता है कि सॉरी आपसे पूछ सकता है कि सूर्य तारा है या नहीं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सूर्य भी एक तारा है और इसे भी खगोलीय पिंड का ही एक भाग है, खगोलीय पिंड ही ये कहा जाता है इसे भी। आगे देखते हैं कि अब देखिए, रात्रि में आसमान की ओर जब आप देखते हैं तो तारों की बहुत सारी आकृतियाँ, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को आप देख सकते हैं। तो जो ये आकृतियाँ होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल। मतलब अब ये समझिए कि नक्षत्र मंडल क्या होता है, तारों के समूह को क्या कहा जाता है, नक्षत्र मंडल। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। अब आता है उर्सा मेजर, अर्सा मेजर बोलो या उर्सा मेजर बोलो, उर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ये दोनों ही जो है एक नक्षत्र मंडल है और बहुत आसानी से पहचान में जो है इसे पहचान सकते हैं। सप्त ऋषि इसी का भाग है। सप्त ऋषि जो 7 ऋषि संत इसे बोला जाता है, मतलब ये 7 तारों का समूह होता है जो कि उर्सा मेजर का भाग है, जो कि नक्षत्र मंडल जो है उर्सा मेजर का ये भाग है। तो समझ जाइए कि नक्षत्र मंडल क्या होता है। नक्षत्र मंडल तारों के समूह को कहते हैं और उर्सा मेजर बिग बियर जो है एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। और उर्सा मेजर या बिग बियर इन्हीं का जो भाग है सप्तऋषि, सप्तऋषि जो है 7 तारों का समूह है और ये जो है उर्सा मेजर का भाग है। सप्तऋषि किसका भाग है, उर्सा मेजर जो नक्षत्र मंडल है या बिग बियर जो नक्षत्र मंडल है उसी का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में जैसे हम देखते हैं कि बड़े जैसे आप बोल सकते हैं कि परिवार या पड़ोस में किसी भी बड़े व्यक्ति से आप कह सकते हैं कि आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों को तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। तो इस तरीके से आप, ये इसलिए इसमें मेंशन किया गया है क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए कहा गया है, क्योंकि छोटे बच्चों को इतनी नॉलेज नहीं होती है। वैसे हमें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो जो चीज़ें आपको हाईलाइटेड मैं बार बार बोल रही हूँ आप वही पढ़ें। तो दूसरी चीज़ देखिए कि जो ध्रुव तारा होता है, उत्तरी तारा जो है उत्तर दिशा को बताता है और इसे ही क्या कहते हैं, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा यह आसमान में जो है हमेशा एक ही स्थान पे रहता है और इसी से जो है हम दिशा का पता, इसी तारे से दिशा का पता लगा सकते हैं क्योंकि ये एक जगह स्थिर होता है और ये जो है उत्तरी दिशा की ओर संकेत करता है। तो अगर आपको उत्तर पता होगा तो बाकी दिशाओं का जो है आप जो है पता लगा सकते हैं। सप्तऋषि की सहायता से जो है ध्रुव तारे की स्थिति को भी जान सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपका बन सकता है कि किसकी सहायता से आप ध्रुव तारों की स्थिति को जान सकते हैं, तो वो है सप्तऋषि की। और जो ध्रुव तारा है वो उत्तरी तारा तथा उत्तर दिशा को बताता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। कुछ खगोलीय पिंड जो है बड़े आकार वाले होते हैं, हमने अभी पीछे पढ़ा, और जो है उसमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। लेकिन कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी हैं जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तारों के प्रकाश, जैसे सूर्य भी एक तारा है तो उसके प्रकाश से जो है प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को क्या कहते हैं, ग्रह। तो हम कह सकते हैं कि ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होते, ये तारों के प्रकाश से जो है प्रकाशित होते हैं। ग्रह जो शब्द है जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं और ये जो है ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइज शब्द से बना है। जो प्लैनेट शब्द है वो कौन सी भाषा से बना है, प्लैनेटाइज शब्द, मतलब ग्रीक भाषा के प्लैनेटाइज से बना है। इसका अर्थ क्या होता है, मतलब प्लैनेटाई का अर्थ क्या होता है, वो होता है परिभ्रमक। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि परिभ्रमक का अर्थ क्या होता है, तो परिभ्रमक का अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला, मतलब पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाता है। परिभ्रमक का अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला। ये हाईलाइट है इसीलिए इसको अलग से किया गया, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ये एक ग्रह है और यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा जो है किससे प्राप्त करती है, सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। और पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से अगर हम देखते हैं तो ये चंद्रमा की तरह जो है चमकती हुई प्रतीत हमें दिखाई देगी, मतलब चंद्रमा जैसी चमकती हुई जो है प्रतीत होगी। जैसे अगर हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो वो कैसी चमकती हुई हमें एक छोटा सा दिखाई देता है, ऐसे ही हम अगर चंद्रमा से पृथ्वी को देखें तो ये भी जो है एक चमकता हुआ हमें दिखाई देगा। तो याद रखिए जो मेन इसमें पॉइंट्स हैं वो देख लीजिए आप एक बार। सबसे पहले ग्रहों जो ये एक खगोलीय पिंड इसे भी बोला जाता है, लेकिन इनके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होते। मतलब सभी खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होते, कुछ के पास होते कुछ के पास नहीं। कुछ जो है तारों की सहायता से जो है वो
चमकते हैं। और ग्रह शब्द किससे बना है, ये जो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइज से बना है। प्लैनेट शब्द जो है प्लेनेटाइज से बना है और इसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक का अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए। और ये जितने भी पॉइंट हैं इसके बारे में, ये एक एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको जो है लर्न कर लें। आपके पास तो टू दी पॉइंट्स में बुक का पूरा एकदम मैंने हाईलाइट करके दिया हुआ है, तो आपको पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा आप पहले समझ लीजिए कि चंद्रमा जो है क्या है, एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। मतलब चंद्रमा क्या है, हम पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह है, वो है चंद्रमा। आपसे पूछे कि पृथ्वी के पास कितने उपग्रह हैं, तो एक। कौन सा है, चंद्रमा। और चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जिस तरह पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, वैसे ही चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान जो है 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। मतलब कि पृथ्वी के अलावा और भी जो 7 ग्रह हैं वो भी किससे अपना ऊष्मा और प्रकाश लेते हैं, सूर्य से। और उनके पास से ही वो अपना उनसे ही चंद्रमा भी अपना प्रकाश ग्रहण करता है। अगर हम देखें कि जैसे रोमन कहानियों में सोल को जो क्या बोला गया है, सूर्य। सोल को क्या बोला गया है, सूर्य देवता को जो क्या कहा जाता है, सोल। रोमन कहानियों में जो पौराणिक कहानियां हैं उसमें जो है सोल को क्या कहा जाता है, सूर्य देवता के नाम से जाना जाता है। तो सौर शब्द का जो अर्थ है सूर्य से ही संबंधित है, इसलिए इसे सूर्य के परिवार को जो है, सूर्य के जितने भी परिवार हैं 7 ग्रह, उनको सौर मंडल कहा जाता है। सौर मंडल में और भी चीज़ें हैं। सौर मंडल शब्द का उपयोग जो है इसीलिए इसमें हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये सूर्य का ही परिवार है। तो सौर मंडल जो है, सूर्य होते हैं, सूर्य के साथ उसके 8 ग्रह होते हैं, इसमें उपग्रह होते हैं और कुछ अन्य खगोलीय पिंड होते हैं जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड। ये सब मिलकर जो है सौर मंडल का जो है निर्माण करते हैं। इसलिए बोला जाता है, सोल तो सूर्य देवता कहा जाता है, लेकिन सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य के परिवार को जो है सौर मंडल कहा जाता है। सूर्य के परिवार में कौन कौन आता है, 8 ग्रह, उपग्रह और ये जितने भी खगोलीय पिंड है, मतलब क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब जो है सौर मंडल के ही भाग हैं। और इनका मुखिया कौन है, सूर्य। इसका मुखिया मतलब कौन है, सूर्य। अब सूर्य के बारे में पहले जान लीजिए कि सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। अगर हम बात करें तो सूर्य जो है, ये देखिए, सूर्य जो है ये सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। उसके बाद जो है सबसे नज़दीक का ग्रह आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा है, बुध। उसके बाद हमारा आता है वीनस मतलब शुक्र। उसके बाद पृथ्वी हमारी अर्थ। फिर उसके बाद मार्स। मार्स क्या है, मंगल। फिर देखिए ये, फिर उसके बाद क्षुद्र ग्रह आता है, मतलब बृहस्पति और मंगल के बीच में जो है क्या है, क्षुद्र ग्रह। किसके, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में आता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। आगे देखिए, बृहस्पति के बाद जो है हमारा कौन सा ग्रह आता है, शनि। और शनि के बाद यूरेनस। तो देखिए कि बुध जो है ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में जो कितना समय लेता है, 88 दिन, मतलब 88 दिन। ये सबका आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मेरा मेन काम है, मैं बताती हूँ कि जो ये जितने भी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हें जो है आंतरिक ग्रह कहा जाता है। सूर्य के बहुत नज़दीक हैं और ये किससे बने हैं, चट्टानों से बने हैं। तो इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये याद रखिए कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो है सूर्य के बहुत नज़दीक होने के नज़दीक हैं, ये चट्टानों से बने हैं, इसीलिए इसे तटीय ग्रह भी कहते हैं, इसे आंतरिक ग्रह भी कहते हैं और इसे कठोर ग्रह भी कहते हैं। और बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं, बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण, मतलब यूरेनस और नेपच्यून। तो ये जो हैं आपके 4, ये जो हैं बाह्य ग्रह हैं और सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के भी हैं और गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। अगर आपको उससे पूछे कि कौन कौन से ठोस ग्रह हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 जो आंतरिक ग्रह हैं वो ठोस ग्रह हैं, कठोर ग्रह हैं, तटीय ग्रह हैं। ये लिख लीजिए कि जो सूर्य के नज़दीक वाले ग्रह हैं उन्हें जो है आंतरिक ग्रह कहा जाता है, उन्हें ही कठोर ग्रह कहा जाता है, उन्हें ही तटीय ग्रह भी कहा जाता है। लेकिन जो सूर्य से दूर हैं वो जो है गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं, इसलिए इन्हें जो है क्या कहा जाता है, बाह्य ग्रह कहा जाता है। गैस से बने होते हैं तो गैसीय ग्रह कहा जाता है और ये बहुत विशाल होते हैं, इसलिए इसे विशाल ग्रह भी कहा जाता है।
ये आप नोट कर लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। तो ये सब और बाकी जो इसके अंदर पॉइंट्स ये जो लिखे हैं ये आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं अभी तक। तो लेकिन आपको मोटा मोटा जो है पता होना चाहिए। जैसे बुध, पृथ्वी, तीसरे हमारा पृथ्वी के बारे में हम मेन पढ़ेंगे, तो पृथ्वी चक्कर लगाने में 365 डेज जो लगाता है, तो ये सब चीज़ें आपको जो है पता होना चाहिए। पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह है, वो है चंद्रमा। चलिए अब आगे हम डिस्कस करते हैं सूर्य के बारे में देखते हैं। सूर्य जो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और ये बहुत बड़ा है और ये अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल जो है इससे सौर मंडल को जो है क्या करता है, बांधे रखता है। मतलब सूर्य जो है तो बहुत दूर, हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है, लेकिन ये गर्म गैसों से बना है और लेकिन इसका खिंचाव बल जो है सौर मंडल को, इसलिए ये बीच में सौर मंडल को पूरे बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए जो है प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र साधन है, मतलब एकमात्र स्रोत है। जो सूर्य ही जितने भी सौर मंडल में हैं उनके लिए जो है ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूर, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सूर्य जो है पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर जो है दूर है। अब इसकी जो है इतनी, लेकिन जो सूर्य जो है हमसे बहुत दूर है, लेकिन इसकी अत्यधिक तेज और ऊष्मा हम जो है महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी ये बहुत दूर है हमसे। कहने को तो ये जैसे कि सूर्य, इसमें बोला गया सूर्य मुखिया है, लेकिन ये इतना, इसकी ऊष्मा इतनी तेज होती है और ये कहने को है कि ये हमारे पास का तारा है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जो है इसकी ऊष्मा जो है हम इतनी तेज महसूस नहीं, क्योंकि नज़दीक का तारा होने के बाद भी ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। कितना? सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। ग्रह जो है, सबसे पहले ग्रह के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए कि ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द से बना है और ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, ये किस शब्द से लिया गया है? ये ग्रीक भाषा से लिया गया है और शब्द जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। ज्योग्राफी का मतलब पृथ्वी का विवरण। ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। गीस शब्द का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ है लिखना। मतलब कि पृथ्वी एवं ग्राफिया का मतलब क्या है? लिखना। इस तरह से पृथ्वी के संबंध में और भी चीज़ें जो है ये देख लीजिए। जो जियोलॉजी, मतलब लॉजी का मतलब अध्ययन, तो पृथ्वी का अध्ययन। जियो मतलब पृथ्वी, लॉजी मतलब अध्ययन। और अगर यही मैट्री की बात आते हैं तो मैट्री, जियोमेट्री जैसे हम मापन करते हैं तो जियोमेट्री मतलब पृथ्वी का मापन। जियो का मतलब पृथ्वी और मैट्री का मतलब मापन। ऑइड का मतलब उसके अनुरूप, आकार के अनुरूप, मतलब पृथ्वी के आकार के अनुरूप। जियो ऑइड मतलब पृथ्वी के आकार के अनुरूप। जियोइड का अर्थ क्या है ये भी पूछा गया है, तो यह आपको पृथ्वी के आकार के अनुरूप, पृथ्वी के समान, इसका अर्थ होता है। होप सो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप देखिए आगे ग्रह। हमारे सौरमंडल में जो है 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ आपको। ये याद करने का एक इजी मेथड है, तो आप ये देख सकते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह जो हैं एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये रास्ते जो हैं कैसे हैं? दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं और ये इसे क्या कहते हैं? कक्षा कहलाता है। बुध सूर्य से सबसे नज़दीक है और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों चक्कर लगाने में 88 दिन लगता है। और यहाँ से आपको पढ़ने के बजाय जो आपका वो ग्राफ था पूरा वहाँ से देख लेंगे तो बहुत ईजिली आप लर्न कर सकते हैं। आगे देखिए, प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता है, लेकिन बहुत पहले जो है 2006 में जो है ये अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि ये कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंडों जैसे 2003 यूबी 313 सीरस तथा प्लूटो, ये बौने ग्रह इन्हें कहा जाने लगा। ये बहुत दूर चले गए हैं, इसलिए इसे इसमें नहीं गिना जाता है। अब बात करते हैं हम पृथ्वी के बारे में, इसमें डिटेल में अध्ययन करेंगे। सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन सा ग्रह है? तीसरा ग्रह है। आकार में जो है ये 5वां ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और ये ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है। कहाँ पर? ध्रुवों के पास। इसके पृथ्वी के बारे में एक एक पॉइंट आप अच्छे से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है और यही कारण है कि इसे आकार को जो है भू आब कहा जाता है। और भू आब का क्या अर्थ होता है? पृथ्वी के समान आकार, मतलब भू, जियोइड कहो या भू आब। इंग्लिश में जियोइड कहा जाता है, मतलब पृथ्वी के समान या पृथ्वी के अनुरूप, या भू आब पृथ्वी के समान, तो भू आब को ही जियोइड कहा जाता है। तो आप देखिए सूर्य के प्रकाश जो है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसमें 8 मिनट का समय बताया है, लेकिन एग्जैक्ट जो है 8 मिनट 16 सेकेंड से लेके 8 मिनट 20
सेकेंड। ये आपका ऑप्शन दे तो आपका ये भी करेक्ट होगा, ये एग्जैक्ट है 8 मिनट 16 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड। वैसे आपका इसमें जो है एक छोटे बच्चे के हिसाब से बताया गया है, तो ये 8 मिनट का समय दिया गया है। जीवन के लिए जो पृथ्वी के बारे में बताया कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म होता है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु जो उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी जो है सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर जो है पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पर जो है पृथ्वी का 2/3 सतह किससे ढका हुआ है? पानी से, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अब चंद्रमा के बारे में देखिए। चंद्रमा के बारे में पढ़ने से पहले देखिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 में सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर अपना कदम रखा था। चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी के पास एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह है, वो है चंद्रमा। इसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। मतलब जो इसका व्यास है 1/4, पृथ्वी के व्यास का 1/4। ये इतना इसलिए प्रतीत होता है, क्योंकि ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा ये नज़दीक है। यह जो है कितना हमसे जो है लगभग कितना दूर है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 3,84,400 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से चंद्रमा कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य की जो ऊष्मा है पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, तो वो 8 मिनट। लेकिन आपका ऑप्शन दे अगर 8 मिनट 16 सेकेंड से 8 मिनट 20 सेकेंड, तो वो भी आपका करेक्ट होगा, ये एग्जैक्ट है। ठीक है, तो आगे देखिए कि सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना जो है आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी से इनकी दूरियां कितनी हैं। तो सूर्य की भी बता दी है मैंने, चंद्रमा की भी बता दी है, उसके रोशनी आने में कितना समय लगता है ये पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर कुछ वैसा नहीं है, बस ये पता होना चाहिए, बाकी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में लगाती है? 27 दिन में पूरा करती है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जो है जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो कि चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, और पूर्णिमा के दिन जो है चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। तो समझिए, देखिए चंद्रमा जो है किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी का। ठीक है, और ये चक्कर लगाने में उसे कितना दिन लगता है? 27 दिन। और इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग जो दिखाई देता है, 1/4 भाग दिखाई देता है। ये नज़दीक होने के बाद भी, मतलब नज़दीक है फिर भी 1/4 दिखाई देता है। इसकी जो दूरी है कितना है आपको बता दिया, 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, और ये चंद्रमा पर हम नहीं रह सकते क्योंकि इसके यहाँ पे पर्वत, मैदान, गड्ढे बहुत हैं। चंद्रमा की सतह पर छाया बनती है, वो भी मतलब कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की छाया को भी हम देख सकते हैं। अब क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ लीजिए। क्षुद्र ग्रह अभी मैंने बताया था कि तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त कुछ असंख्य छोटे पिंड होते हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच, ये मैंने बताया था। अब उल्का पिंड जो होते हैं, उल्का पिंड ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। मतलब सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाने वाले, समझ लीजिए जो बुध से पहले, मतलब जो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो है वो क्या कहलाते हैं? उल्का पिंड। तो उल्का पिंड आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति जो है पृथ्वी पर गिरने की होती है। तो आप एक चीज़ याद रखिए कि उल्का पिंड जो होते हैं ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों का उल्का पिंड कहते हैं। लेकिन जो उल्का पिंड है ये किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? पृथ्वी के। उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं, मतलब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इनकी प्रवृत्ति जो है पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है, इतने गर्म हो जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान जो है वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि उल्का पिंड जो है पूरी तरह से जले बिना ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर जो है गड्ढे भी बन जाते हैं। यह लाखों तारों का समूह है, जिसे यह पट्टी जो है, तो जितने भी लाखों तारों का समूह है उसे हमारा जो है एक पट्टी बनती है जिसे आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा को ही मिल्की वे भी बोला जाता है। तो हमारा जो सौर मंडल है इस आकाशगंगा का ही भाग है। मतलब आकाशगंगा में जो है कितने 100 अरब तारे, मतलब तारों से ही जो है ये आकाशगंगा बना हुआ है। प्राचीन भारत में अगर हम बात करें कि प्राचीन
तो इसकी तुलना जो है एक बहती नदी से की गई थी। आकाशगंगा जो है करोड़ों तारों और बादलों एवं गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की जो है वो लाखों आकाशगंगाएं मिलकर जो है एक ब्रह्मांड की निर्माण करते हैं। तो समझिए कि करोड़ों तारों का समूह जो है आकाशगंगा बनाता है, और आकाशगंगा जो है करोड़ों मतलब लाखों आकाशगंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। मतलब करोड़ों तारों से जो है आकाशगंगा मिल्की वे बनता है, और उन्हीं लाखों जो है आकाशगंगाओं से मिलकर किसका निर्माण होता है, ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो ये होप सो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये चीज़ देख लीजिए, सबसे मतलब कि सबसे बड़ा हमारा ब्रह्मांड होता है, और लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करता है। सौर मंडल जो है, आकाशगंगा जो है सौर मंडल आकाशगंगा का भाग है, और पृथ्वी जो है सौर मंडल का भाग है। तो होप सो अच्छे से ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगी क्लियर करने की। और अगर कोई आपका फीडबैक आप ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक से ही मुझे पता चलेगा कि मुझे आगे वीडियो बनानी है या नहीं। थैंक यू।